आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र तिवारी जी हैं। नमस्कार शैलेंद्र जी। अ, सबसे चूँकि उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और कांग्रेस पार्टी पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब उस दौरान आप लोगों ने कहा था कि 27 साल यूपी बिहार। तो अब इस बार कौन सा नारा देंगे? देखिए, नारा तो यही है कि 32 साल यूपी में है। यूपी की जनता को आज की तारीख में अगर कुछ मिला है तो जुमले मिले हैं, नारे मिले हैं, वादे मिले हैं। किसी भी वादे पे कोई बात पूरी नहीं हुई। योगी जी स्वयं कहे थे हम 5 रुपए की थाली देंगे, तो हम बता भोजन की हम पूछ रहे हैं उनसे कि बताइए 5 साल बीत चुके हैं, 2 महीने बाद चुनाव है, वो 5 रुपए वाली भोजन की थाली अभी तक खाली है, कहाँ है? लेकिन आप कह रहे हैं अब 32 साल, लेकिन इस 32 साल के दौरान आप कांग्रेस जो है, आप मतलब कांग्रेस, और कांग्रेस कई बार सपा बसपा इन सब के साथ थी। तो ऐसे में कैसे आप उन पूरे 32 साल को जो है गड़बड़ कहेंगे? और अगर कहते हैं तो वो लोग जो पुराने साथी हैं आपके नाराज हो जाएंगे। देखिए, बात आपकी ठीक है। नाराजगी की बात जहाँ तक है, आपने ध्यान दिया, आपने खुद बताया कि हमने कई दलों को साथ रहे हैं, लेकिन हम वैचारिक रूप से दल के साथ रहे हैं। हमने उनके किसी भी सत्ता उसमें कैबिनेट में कोई भाग नहीं लिया। यही कारण है कि हम इतना जनता से दूर होते चले गए। अब आप सोचिए कि चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, इन सबको अगर आप देखिए, हम विचारधारा, जो हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा को जो लोग मैच करते थे, हमने उन्हें सत्ता में बनाए रखने का समर्थन दिया। लेकिन हम कभी ऐसी व्यवस्था का समर्थन नहीं करते हैं जहाँ जिसमें कानून व्यवस्था बिगड़े। हम ऐसी व्यवस्था का समर्थन नहीं करते हैं जहाँ शिक्षा जो है पिटे। हम ऐसी व्यवस्था का समर्थन नहीं करते हैं जहाँ महिलाओं के साथ दुराचार हो, अत्याचार हो, व्यभिचार हो, अनाचार हो या भ्रष्टाचार हो। इस तरह ऐसी किसी व्यवस्था का हम समर्थन नहीं करते, ना हमने कभी किया और ना ही कभी समर्थन के साथ खड़े हुए। हम हमेशा प्रश्न चिन्ह उठाते रहे कि हम जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता हमसे सवाल ना करे। लेकिन ये बात आपकी सत्य है कि तमाम बार हमने जब समर्थन किया तो वो सब चीज़ें हमको नुकसान करती गई और आज हम यहाँ आकर पहुँचे हैं। अभी सूचना आ रही है, इस तरह से खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार फिर समाजवादी पार्टी के साथ जा कर के और चुनाव लड़ने वाली है। क्या मानना है? देखिए, ये खबरें पूरी तरह से निराधार हैं, इनका कोई आधार नहीं है। गठबंधन और ये सब सारी चीज़ें राजनीति में होती हैं। हो सकता है कि कोई छोटे मोटे दल कहीं आएंगे तो गठबंधन होगा, और सबकी अपनी एक विचारधारा है। जो हमारी विचारधारा के साथ मैच खा रहे थे उनको हम लोगों ने अपने साथ जोड़ा और पहले भी जोड़ा। हम आज फिर आपसे कह रहे हैं कि पार्टी अपने दम पर अपनी नैतिक योजनाओं के आधार पर, अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर इस बार चुनाव लड़ेगी। और मुझे लगता है कि प्रियंका जी के नेतृत्व में हम पूरी ताकत से सरकार में शामिल होंगे। योगी सरकार का दावा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में 4.5 लाख नौकरी दे दी। 5 साल पूरा करते करते वो 5 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को दे देंगे। उन्होंने चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ किया है। किसानों को केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर के, यानी कि डबल इंजन की सरकार मिल करके समृद्धि उनके घर पहुंचा रही है। किसानों की आय जो है लगातार बढ़ा रही सरकार। सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, शौचालय बन रहा है, बिजली सप्लाई प्रदेश भर में 18 घंटे, ग्रामीण अंचल में 20 घंटा, जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे आपके महानगरों में। तो ये जो व्यवस्था सरकार कह रही है कि उसने दिया है, ऐसे में आप लोग कैसे ज़मीन तलाश पाएंगे उत्तर प्रदेश में? अगर इस तरह से काम सरकार ने किया है तो कांग्रेस कहाँ टिकती, कहाँ अपने आप को पाती है? देखिए, ये महानगर है। पूरे 4.5 साल नहीं, बल्कि 4 साल 7 महीने, बल्कि 9 महीने बीत चुके हैं। 4 साल 9 महीने, 3 महीने बाद चुनाव है। यानी कि इन पूरे कार्यकाल में योगी जी ने ऐसी व्यवस्था दी है। अभी आपसे मैं सवाल कह रहा था, मैंने एक अस्पताल की स्थिति ये थी, वहाँ पर तीमारदार जो है अपने मरीज को लेकर के जा रहे थे। वो बता रहे थे कि पिछले 24 घंटे से बिजली
नहीं आ रही, अस्पताल में दवा नहीं है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये व्यवस्थाएं थीं। अब योगी जी, लखनऊ की बात करता हूँ मैं, लखनऊ की स्थिति ऐसी है, लखनऊ में आप योगी जी के द्वारा जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो, उसका उन्होंने फीता काटा हो, कोई एक अस्पताल बता दीजिए। मैं राजनीतिक रूप से नहीं, मैं सबसे सामाजिक रूप से माफ़ी मांगूंगा, मैंने योगी जी को गलत कहा। योगी जी मुख्यमंत्री जरूर हैं, मैं वही कहूँगा कि मुख्यमंत्री योगी है, लेकिन पूरी की पूरी व्यवस्था रोगी है। पूरा उत्तर प्रदेश रोग से आज की तारीख में ग्रसित है। ये कहते हुए मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है, मगर ये बात सत्य है, क्योंकि आज की तारीख में स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, ये तीनों ही व्यवस्थाएं पूरी तरह से ध्वस्त पड़ी हैं। अभी आपने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था की अच्छी है, लगभग 500 से ज़्यादा बच्चे खत्म हो चुके हैं, और अखबार लिखता है कि रहस्यमयी बुखार से लोग जो है खत्म हो रहे हैं। अरे कौन सा साइंस रहस्यमयी बुखार करता है? कौन सा साइंस बताता है कि रहस्यमयी बुखार होता है? आप जरा पूछिए किसी से कि रहस्यमयी बुखार क्या होता है। मतलब आपने अपने हिसाब से तिलिस्म कर रखा है, अपने हिसाब से आप नारा देंगे, अपने हिसाब से आप बात करेंगे। आपने नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू की। हम कहते हैं जो लोग नाम बदलने का विरोध करते हैं मूर्ख है, खूब बदलिए नाम, अपना भी नाम बदल लीजिए, क्योंकि काम तो आपने कुछ किया नहीं है। अपना नाम आप बदल लीजिए, योगी से हटा दीजिए, क्योंकि आप योगी का मतलब होता है जो किसी भी प्रकार का भोग ना करे। योगी और भोगी एक दूसरे के पूरा था ही नहीं, आपको नाम बदलने से क्या दिक्कत है? अगर नाम बदला जा रहा है, वो तो कह रहे हैं कि हम जो विदेशी आक्रांता थे उनके नाम को ना ढूंढें, इसमें कौन सी दिक्कत हो गई आपको? आप देखिए, मैंने पहले कहा कि जो नाम बदलने का विरोध कर रहे हैं वो एक तरह से मूर्खतापूर्ण है। नाम बदलिए। हमारा प्रश्न इस बात पे है कि आपने मुगलसराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर रखा, क्या किया आपने वहाँ के लिए? वहाँ से दीनदयाल की जगह दयाल गायब हो गया, दीन रह गया है। मुगलसराय दीनहीन उपस्थिति पड़ा हुआ है, दीनहीन हो चुका है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप नाम बदलिए, पर कुछ काम तो करिए, कुछ तो करिए। भाषणों में काम है। आपने बताया कि हमने नौकरी दी है, इनके मंत्री कहते हैं हमने करोड़ों नौकरी दी, इनके विधायक कहते हैं हमने लाखों नौकरी दी। अब 4.5 लाख नौकरी दी है कि 5 लाख नौकरी दी है कि करोड़ों नौकरी दी है, या आपस में कंफ्यूज है। मैं आपको रोकता हूँ बीच में कि जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कहती है कि उसके पास यादव और मुस्लिम का एक गठबंधन है, और उनके अलावा वह और अन्य पिछड़ी जातियों को, सवर्ण को साथ लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। बसपा कहती है कि उसके पास दलित वोटर है, फिर मुस्लिम को साथ लाने को ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रही है। भाजपा कहती है कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत करके काम करती है, यानी कि वो पूरी जो समग्र जनता है उसको लेकर के। कांग्रेस किन लोगों को लक्षित करके अपने साथ जोड़ रही है? कौन लोग उनके साथ खड़े हैं जो कांग्रेस यह दावा कर सके कि हमारे पास 5%, 10%, 20%, 50% वोट है? देखिए, कांग्रेस का जो प्लान होता है वो संविधान के हिसाब से होता है। आप देखिए, मनरेगा जो कांग्रेस के लिए बनी है, उसमें आज की तारीख में किसी भी जात, धर्म, मजहब, पंथ सबसे ऊपर बनी है और सबसे ऊपर चल रही है। और आज की तारीख में जिस मनरेगा को देश के प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा कि ये तो आपकी नाकामयाबियों का जीता जागता स्मारक है, आज वही स्मारक भारत की बुनियाद बन करके काम कर रहा है। आज की तारीख में लोगों को उसी से रोजगार मिल रहा है। तो कांग्रेस इस योजना में प्लान करती है। अभी कांग्रेस जो है न्याय योजना ला रही है मैनिफेस्टो में। अभी प्रियंका जी उसमें उन्होंने बताया भी है, जानकारी भी दी है, 72,000 रुपये साल में प्रति घर महिलाओं के खाते में आने वाले हैं। तो उसमें हमने जात नहीं ढूंढी है कि पिछड़ा, अगड़ा, दलित, मुस्लिम, माइनॉरिटी, पंथ, कुछ नहीं। हमारा कहना है कि जो लोग गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पा रहे हैं, हम उनके हिसाब से काम करते हैं और वही सब हमारे मतदाता हैं। हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कांग्रेस का मतदाता है। हम ये मानते हैं, वो मत देगा, किसे देगा ये उसका अपना विचार है, मगर हम जो योजना बनाते हैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बनाते हैं। उसमें हम नहीं ढूंढते हैं कि ये भाजपा का है, कि सपा का है, कि बसपा का है, कि बहुजन का है, कि MIM का है, या किसका है, या मुस्लिम है या हिंदू है, या हम उसमें धर्म नहीं ढूंढते हैं। हम योजना बनाते हैं, मनरेगा की बात करते हैं, हम न्याय योजना की बात करते हैं, ऐसी योजना। आपने सही नाम लिया MIM का। ओवैसी अभी उत्तर प्रदेश के दौरे पर कल ही थे, और उन्होंने जिस तरह से सवाल खड़े किए सभी राजनीतिक दलों पर, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, चूँकि
बीजेपी को वो खुद इस बात को लेकर के पूरी तरह से मानते हैं और दावे के साथ कहते हैं कि बीजेपी तो मुसलमान विरोधी है। लेकिन इन दलों को, जो दल हमेशा मुसलमानों के हिमायती, अल्पसंख्यकों को हिमायती रहे हैं, वे दल भी मुस्लिम लीडरशिप डेवलप नहीं होने देना चाहते हैं। देखिए, ये बात तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी एंगल से मुस्लिम विरोधी नहीं है, क्योंकि चाहे वो जफर अली नकवी हो, चाहे वो जो हो, वहाँ पर अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं। मुस्लिम विरोधी नहीं है, वो इस्लाम विरोधी है। मौखिक रूप से वो इस्लाम का विरोध करते हैं। आप बात को समझिए, वो हिंदुस्तान के दो रूप देखते हैं। एक वो उनका इस्लाम है जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करते हैं आपके पीयूष गोयल जी, वो इस्लाम आप कबूल कर लीजिए, उनके मुस्लिम आप हो जाएंगे, आपको पक्ष मिलेगा। आप समस्या ये है कि हम बोलेंगे जो है, बात देखिए, हम बात भाजपा की नहीं, बात हम ओवैसी की कर रहे हैं, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कांग्रेस, सपा और बसपा पर। तो कांग्रेस पर भी है, कांग्रेस इसमें क्या सोचती है? ओवैसी जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मैं उनकी बुद्धिमानी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता हूँ। पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, लेकिन मुझे एक बात सिर्फ कहनी है, उनका स्पीच कम्युनल क्यों होता है? उनके स्पीच में संविधान को मजबूती दी जाती है, मगर वो संविधान में कम्युनल ही क्यों बात करते हैं? वो क्यों नहीं कहते हैं कि वहां पर उस हिंदू को इस तरह से नहीं सताया गया? वो क्यों नहीं कहते वहां पर उस दलित को इस तरह सताया गया? मुझे लगता है कि उनको भी हिंदुस्तान के संविधान को जब वो आगे करते हैं तो हिंदुस्तान के संविधान में सभी धर्म, सभी मजहब, सभी पंथ आते हैं। उनको भी कम्युनल बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम करते हैं। आज की तारीख में वो बताएं कि कब उनको कांग्रेस ने इतना प्रताड़ित किया है। कांग्रेस के समय में उन्होंने एक से एक अनाप शनाप बयान दिए, और आज की तारीख में वो जगह जगह जा करके कांग्रेस का नुकसान करते हैं, कांग्रेस के लिए बोलते हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। ठीक है, आप कांग्रेस के खिलाफ हैं, आप भाजपा के खिलाफ हैं, तो भाजपा के खिलाफ बोलिए ना। आप बोलते हैं कांग्रेस के खिलाफ, आप बोलते हैं बसपा के खिलाफ, आप बोलते हैं सपा के खिलाफ, आप लेकिन जब भी बोलते हैं तो कम्युनल बोलते हैं। हमारा सीधा प्रश्न है कि आप आइए, आप बताइए कि आपने क्यों कहा कि हम मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाएंगे? आपने सीधे सीधे चैलेंज किया है 80% लोगों को। गलत चीज है ना। आप कहते हैं कि काबिल लोगों को बनाएंगे, काबिल कोई भी आपके पास आता और आपकी पार्टी में काबिल लोग आवे, आपके दाहिने बगल में आप रहीम बन जाइए, बगल में राम बिठाइए। हम राम रहीम की बात करते हैं, आप रहीम रहीम की बात करते हैं। एकला कहीं नहीं चल सकता। ये हिंदुस्तान का संविधान एक अंगा है ही नहीं। हिंदुस्तान की व्यवस्था जो है वो ऐसी है कि सबको लेकर के चलने की है। सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है यहाँ पर। कुल मिलाकर के मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जिस राष्ट्र का निर्माण कर रही थी उसमें कंप्यूटर था। कांग्रेस पार्टी जिस राष्ट्र का निर्माण कर रही थी उसमें मनरेगा है। कांग्रेस पार्टी जिस राष्ट्र का निर्माण कर रही थी उसमें शिक्षा के अधिकार है। कांग्रेस पार्टी जिस राष्ट्र का निर्माण कर रही थी उसमें भोजन के अधिकार है। कांग्रेस पार्टी जिस राष्ट्र का निर्माण कर रही थी उसमें आम आदमी का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी जिस राष्ट्र का निर्माण कर रही थी उसमें सबका विकास था। सबके साथ चलते हुए सबको लेकर के चल रहे थे, और आपने देखा कि सब कहाँ पर हम पहुंचे। अब आज की तारीख में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग जो ड्रामा कर रहे हैं कि हम रेल नहीं बेचेंगे, मेरा रिश्ता रेल से, अगर आपको याद होगा तो उन्होंने कहा मेरा रिश्ता रेल से बचपन से है। आपका तो 12th पास आउट होने के बाद 20 साल में आपका बना होगा, 20 साल की उम्र में। मेरा रिश्ता तो रेल से बचपन से है, रेल कहीं नहीं बिकने वाली। आज रेल बेच दी उन्होंने। ये देखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं। इन लोगों की बात जो होती है वो उसकी परिपक्वता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज की तारीख में बहुत ही जुमलेबाजी हो रही है, जिसको अपने मुंह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुद डिक्लेयर किया। देखिए, आप देश जुमलेबाजी से नहीं चलता है। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता बनाए रखने के लिए संविधान को साथ लेकर चलना पड़ता है। गिरिराज सिंह कहते हैं कि यहाँ नहीं, जिसको दिक्कत हो पाकिस्तान चला जाए। ये क्या मतलब है? और उसके बाद आज जब पेट्रोल डीजल की बात होती है तो लोग कहते हैं अफगानिस्तान चले जाओ, वहां सस्ता है। ये सब क्या है? ये है क्या? आखिर आप बताना क्या चाहते हैं? क्या जताना चाहते हैं कि आप ही राष्ट्र के निर्माता हैं? नहीं, या
आप ठीक है, आप जिस तरह देखिए देखिए एक बात, जिस छोटी तरह बात से है। जिस तरह से जैसे हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उनके राष्ट्रवाद में विवाद है, हमारे राष्ट्र निर्माण में कोई विवाद नहीं है। ठीक है, मानता हूं मैं कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, कांग्रेस जो कर रही है, लेकिन यह बात आप जनता को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? कांग्रेस क्यों नहीं समझा पाती? देखिए कल एक स्वाभाविक रूप से कहीं मैं बैठा था, वहाँ चर्चा होने लगी, मैंने कहा कि महंगाई का ये आलम है, सिलेंडर महंगा है, तो वहाँ कुछ कुतर्की और मतलब कम बुद्धि वाले लोग भी थे, जिसको मैं नहीं कह सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया ब्लेंडर और जो है सिलेंडर में कोई अंतर नहीं है, जो है ब्लेंडर जो है सिलेंडर से सस्ती है। अब आप सोचिए, जब बहस का स्तर यहाँ पहुँच जाए, लोग तर्क को कुतर्क में बदल दें, तब एक ही बात कहनी चाहिए, एक ही बात कह सकते हैं कि हिंदुस्तान आज की तारीख में नशे में है, और वो है नशा, धर्म का नशा। धर्म का नशा अफीम से बड़ा नशा होता है। जिस दिन इस नशे से उतरेगा, उसे लगेगा कि हमने ये गलत किया। हम अपने आप को बताते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुझे अपने हिंदुत्व पे गर्व है, पहले भी था, आज भी है। अब ये नहीं है कि मुझे मेरे हिंदुत्व पे गर्व है और उनका धर्म अधर्मी है, ये मैं नहीं कह सकता, और मैं ये पसंद भी नहीं करता। सर्वधर्म, सबके धर्म में अपनी अपनी जो है आस्था होती है। मेरी भी आस्था मेरे धर्म में है, मगर मैं जब मैं प्रचार करूंगा, जब मैं बात करूंगा, तो अपने धर्म की बात करूंगा। अपने धर्म से दूसरे के धर्म को कहीं पर भी मैं नीचा नहीं दिखा सकता, एक चीज। दूसरी चीज मैं एकदम स्पष्ट कहता हूं कि गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, ग्रंथ हो, किसी भी जो है ग्रंथ में कहीं पर किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाया गया। बौद्धिक लोग जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है, मैं उनके विचारों का खंडन नहीं कर सकता, उनकी भी बात सही है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि आप हिंदुत्व की बात करते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि जो लोग हिंदू मैथोलॉजी को जानते हैं, हिंदू कभी इतना मतलब हिंदू की जो भाषा है, मैं क्या कहूँ, राम को जो लोग राम का नारा लेकर के किसी को प्रताड़ित कर देते हैं, राम ने तो अपनी माता का जो अभिशाप था वो ले लिया, अपने ओढ़ लिया और उनका प्रार्थना की। राम, अगर आप राम के अनुयायी हैं तो राम से ही सीखिए। आप तो राम से भी नहीं सीखते हैं, राम ने तो किसी को भी नहीं मारा। राम ने रावण को अंतिम दौर तक समझाया। कब मारा? जब वो घोर पाप से मरना ही चाहता था, तब उन्होंने मारा। आप कुल मिलाकर के तो किसको मार रही भाजपा, किसको मार रही? भाजपा तो सीधे आज की तारीख में आम आदमी का अधिकार मार रही है, हनन कर रही है। आप बताइए ना, महंगाई से मार नहीं रही है। आप बोलते हो कि हम राशन फ्री दे रहे हो, कहाँ से आएगा? अरे भाई 925 रुपए का सिलेंडर आप बेच रहे हो। आप कहते हैं कि कांग्रेस जो अभी सिलेंडर बढ़ गया, दाम बढ़ गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 14 के पहले अगर देखा जाए तो इसी तरह से रेट थे। नहीं, 14 के पहले आपको पता है नॉन सब्सिडी सिलेंडर थे, वो इसी रेट में थे। नॉन सब्सिडी, अच्छा चलिए आप इसी पर बात कर लेते हैं। नॉन सब्सिडी में 150-200 रुपए सब्सिडी आती थी, आज तो 35 रुपए 30 रुपए आ रही है। अरे मना कर दो, आप झूठ मत बोलो। कांग्रेस पार्टी झूठ नहीं बोलती, और हम फिर आपसे कह रहे हैं कि हमने सब्सिडी दी तो सबको दी नहीं, अगर किसी एक को नहीं मिली तो वो अलग बात है। सब विषय ये है कि हम आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि आप 925 का सिलेंडर दे रहे हो, आप एक्सेप्ट करो कि हम हमारे दौर में महंगाई। आप महंगाई को झूठ बोलते हो। आपने जीडीपी को जो है उसका पैरामीटर चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया आपने? क्यों आपको बदलाव करना है? अच्छा बताइए, नोटबंदी की है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप अपनी लाइफ में कहीं किसी भी मोड़ पर जाइए और नोटबंदी से आपको लगता है कि क्या कोई फायदा देश को हुआ है? हिंदुस्तान 2014 से अब तक लाइन में लगा है, कभी नोट के लिए लाइन में, कभी जो है दवा के लिए लाइन में, कभी खाने के लिए लाइन में। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिस राष्ट्र का निर्माण हम सब मिलकर कर रहे थे, जिसमें सभी दल के लोग थे। मैं ये नहीं कहता हूँ भाजपा के लोग नहीं थे, भाजपा के भी लोग थे, सपा के भी लोग थे, बसपा के भी लोग थे, पूरे हिंदुस्तान में सभी पार्टियां, सभी दल के लोग थे। सब मिलकर जिस राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे,
आपने उस राष्ट्र को राष्ट्रवाद बना करके इतना विवाद खड़ा कर दिया है कि आपके हर वाद में विवाद है, चाहे वो आपका आरएसएसवाद हो, चाहे वो आपका तुष्टिकरणवाद हो, चाहे जो वाद हो, आप हर जगह एक बात करते हैं। आप बताइए, आपके दौर में ही सारे हिंदू नेता क्यों मारे जाते हैं? महाराष्ट्र में वो पालघर में जो हुआ है उसमें आपने तमाम तरह की बातें की, वहां पर किस जो साधुओं को किसने मारा आप सब जानते हैं। ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर के हिंदुत्व 500 साल जब मुगलों ने राज किया तब हिंदुत्व इतना खतरे में नहीं था। आज जब भारत का प्रधानमंत्री जो है हिंदू पुरोधा के नाम से जाना जाता है तब हिंदू खतरे में है। जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी, जो कि शुद्ध रूप से हिंदुत्व के नाम से जाने जाते हैं, हिंदुत्व पोस्टर है, हिंदू पोस्टर बॉय हैं, उसके बाद भी आज हिंदू खतरे में है। कैसे मान ले कि ये लोग हिंदुत्व के पैरोकार हैं, हिंदुत्व के पुरोधा हैं? अगर आप हिंदुत्व के पुरोधा हैं, वैसे ही पुरोधा है जैसे पीयूष गोयल ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मैं सुबह पूजा करने से पहले करता हूँ। उनके इस्लाम कबूल है आपको? ठीक है सैलन जी, बहुत लंबी बातचीत हुई हमारी उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर के, उसमें कांग्रेस की भूमिका को लेकर के। और सच है कि अब जब चुनाव सिर पर है तो सभी राजनीतिक दल अपने अपने वादे, अपनी अपनी बातें लगातार ये करेंगे ही, और सियासत इसी तरह से होगी। क्योंकि आज़ादी से लेकर के अब तक जो सियासत होती आई है उसमें कोई बहुत परिवर्तन राजनेताओं में इस तरह से देखने को नहीं मिला है। वो वादे करते हैं और उसको निभाने की बात आती है तो उसमें भूल जाते हैं। तो नहीं, मैं एक बात कह रहा था, कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया है वो निभाया है, वो निभाया है, निभाएंगे, निभाते रहेंगे कांग्रेस पार्टी का वादा। जनता, चूंकि जनता को इस पर भरोसा करना है कि कौन राजनीतिक दल किस तरह से वादे करता है और किस तरह से उसको निभाता है सत्ता में आने के बाद, तो यह समझने का काम जनता का है और समझाने का काम पार्टियों का है। नमस्कार, नमस्कार। आगे हम फिर मिलेंगे।